हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है 10 तक कंपटीशन क्लासेज में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन क्लासेज, जिसको पार्ट वाइज लाया जाएगा और जिससे ग्रुप डी के जो भी विद्यार्थी हैं और भी वनडे एग्जाम के जो भी विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए 10 तक कंपटीशन क्लासेज आएगा लेके क्वेश्चन मैराथन पॉलिटी का और ज्योग्राफी और करेंट अफेयर और हिस्ट्री हम लोग आज लेके आए हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, जिसमें हमारा कोशिश रहेगा कि पुर्तगालियों के आगमन से लेके हमारा देश जब 1947 तक आज़ाद हुआ था उस समय तक हम लोग जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं आधुनिक भारत से उसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से होल सिलेबस जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो कवर हो सके। मैं दिलीप कुमार आज आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत ऐसे तो माना जाता है कि वो 1707 से हुआ और 1947 तक चला, जिसमें 1707 इसलिए हम लोग लेते हैं कि 1707 के बाद से मुगल शासक जो थे वो कमजोर पड़ने लगे और मुगल प्रशासन टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बट गया और यही मुगल प्रशासन के छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजों ने किसी एंग पंकेन तरीका से उसको अपने एक यूनाइट शासन में मिलाया और भारत को एक केंद्रीय शासन के रूप में कन्वर्ट कर दिया और 1947 तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यूरोपियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, उसके बाद से उनका नीति क्या था और हमारे देश में आंदोलन कैसे हुए और हम आज़ादी के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़े। इसमें चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीता? पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीत लिया? तो आपको पता है कि पुर्तगाली जब आए थे तो कोची के किला कब जीते थे? 1503 में। इसका आंसर क्या होगा? 1503। आपको पता है कि 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो आया था वो एक पर्सनल यात्री के रूप में आया था, किसी शासक के द्वारा या किसी राजा के द्वारा भेजा गया दूत नहीं था। लेकिन 1503 में जब आए पुर्तगाली तो वो राजा के द्वारा ही परसे से आए थे और भारत में एक तरह से कंपनी के रूप में अपने आप को विस्तारित किए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीता? पुर्तगालियों ने कोची का किला 1503 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकाट में स्वागत किया? वास्को डी गामा को कालीकाट में स्वागत करने का काम जमोरीन ने किया। क्या किया? जमोरीन। जमोरीन उस समय कालीकट के शासक के रूप में जाना जाता था, जो वास्को डी गामा को 1498 में जब वास्को डी गामा आया था उस समय इसका स्वागत किसने किया? जमोरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आया था 1498, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ। कौन हुआ? अल्मीडा। अल्मीडा सबसे प्रथम वायसराय माना जाता है। ऐसे तो मान्यता प्राप्त वायसराय अल्मीडा को माना जाता है, लेकिन इसके पहले भी वायसराय आए लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं थे, इसीलिए अल्मीडा को सबसे पहले मान्यता प्राप्त वायसराय माना जाता है। उसके बाद से किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? अब पता है कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ही व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। उसके बाद से बंगाल की किन निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? यानी कि बंगाल में जो पुर्तगाली आए थे, जब भारत में पुर्तगाली तो आए थे साउथ इंडिया की तरफ से, लेकिन धीरे धीरे वो बंगाल में भी प्रवेश कर गए। तो बंगाल में जब वो
अपना कंपनी स्थापित किए तो उस कंपनी का जगह का नाम क्या था? हुगली। तो सबसे पहले बंगाल में जब एंट्री किए पुर्तगाली तो हुगली में क्या किए? कंपनी को स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? अब पता है कि जब पुर्तगाली ही आए थे तो पुर्तगाली ही बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने। और आपको पता है कि पुर्तगाली इतने लूटपाट मचाए थे कि जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर को उस समय पुर्तगाली महासागर बोला जाता था और लुटेरों का अड्डा बोला जाता था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता जो बना था वो 3 जगहों को मिलाकर बना था और जॉब चौरनाक जो थे ये कलकत्ता को स्थापित किए थे। कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता जॉब चौरनाक ने बसाया था। किसने बसाया था? जॉब चौरनाक ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के आसपास में बनी थी। तो उस समय भारत में कौन शासक था? अकबर। कौन था? अकबर। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर। इसका आंसर होगा अकबर। उसके बाद से किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब अंग्रेज, और अंग्रेज जब आए थे उस समय तो कौन शासक था? अकबर। लेकिन अकबर के समय तक अकबर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लेकिन ये लोग जब आए तो उस समय अकबर के लिए तो आए थे, लेकिन जब आए तो उस समय अकबर का देहांत हो चुका था और शासन कौन कर रहा था? जहांगीर। तो इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि सर्वप्रथम कारखाना जो स्थापित हुआ वो जहांगीर के काल में अंग्रेजों का कारखाना स्थापित हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। देखिए 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी रूप से अंग्रेजों ने अपना कंपनी बनाई और 1613 में सूरत में अस्थायी रूप से कंपनी बनाई। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी का पूछता है कि सूरत सबसे पहले कारखाना कौन बनाए थे? सूरत में बना था और 1613 में बना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ने बम्बई किससे लिया था? अब देखिए बम्बई इन्होंने पुर्तगालियों से लिया था क्योंकि पुर्तगाल के जो रानी थी कैथरीन, उनका विवाह किससे हो गया था? चार्ल्स से। राजा चार्ल्स तृतीय से हो गया था, जिसके कारण पुर्तगालियों ने बम्बई को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? अभी पढ़े हम लोग कि 1613 में अनुमति कहाँ मिली थी? सूरत में। कहाँ मिली थी? सूरत में। और 1600 सबसे शुरुआती दौर में ये लोग कहाँ बनाए थे? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक हम अल्बुकर्क को मानते हैं, क्योंकि भले ही अल्मेडा आया था लेकिन अल्मेडा अच्छी तरीका से भारत में पुर्तगालियों को स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ, जिसके कारण अल्बुकर्क को हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किस गवर्नर को, अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया गया था औरंगजेब के द्वारा? आपको पता है कि औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था और उस समय अंग्रेजों ने गलती कर दी कि व्यापार में कुछ घोटाले कर रहे थे, जिसके कारण सर जॉन चाइल्ड को, किसको? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, किसके द्वारा स्थापित हुई थी? लुईस 14वें के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुईस 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने
भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली होगा, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा डच। आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि पुर्तगाली कंपनी जब बनी थी तो पेड द फिश करके हुआ। पुर्तगाली कंपनी बनी थी तो सबसे पहले पुर्तगाली बनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में आई, लेकिन पहले आए डच। तो पुर्तगाली के बाद आए डच। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा? 2। 4 के बाद हो जाएगा 2, और 2 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3। तो सबसे पहले 4 यानी कि पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम सोरा और अफीम। तो सोरा और अफीम सबसे ज्यादा कहाँ होता था? बिहार में। तो बिहार से ये लोग पुर्तगालियों हुगली द्वारा, ये हुगली से होते हुए, गंगा नदी से होते हुए बिहार आते थे, और बिहार से ये लोग सोरा और अफीम का व्यापार करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, और सबसे अंत में भी गए भी थे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1876 में नियुक्त किया गया था। जब 1857 का युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बाद से वायसराय को लाया गया और कंपनी के शासन को समाप्त करके महारानी के शासन को स्थापित किया गया। कहाँ? भारत में। लेकिन महारानी को ऑफिशियल रूप से सम्राज्ञी घोषित किया गया 1876 में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। तो कॉर्नवालिस के काल को आयोगों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि कॉर्नवालिस ने बहुत सारे आयोगों का निर्माण किया था, जिसमें भारतीय लोक सेवा भी एक आयोग था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यूपी के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, और यहीं मरा था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र यहाँ बनाया गया। अब अगला पार्ट में हम लोग देखते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो महारानी के घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो आपको पता है लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, और कहाँ से सुनाया था? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद का जो पार्क था वहां से ही 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मतलब होता है कि उसको निष्कासित करने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने का प्रावधान है। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? वारेन हेस्टिंग। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो द्वैध प्रणाली को लागू किया था, लेकिन समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपको अभी हिंट दिए थे कि कॉर्नवालिस बहुत सारा आयोग बनाया था, जिसमें न्यायिक आयोग भी था। अगला देखते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस, और सहायक संधि के माध्यम से दूसरे राज्यों को मिला लिया जाता था और उसके अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अधिकार कर लिया जाता था। इसका शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया था? पता है कि सती प्रथा राजा राम मोहन राय की मदद से
1829 में विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन और क्रियान्वित किया? विलय की नीति यानी कि मिलाने की नीति यानी हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, तो ये डलहौजी के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिश शासक का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली वायसराय थे, गवर्नर सिद्ध हुआ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 के आसपास में बिछाई गई थी। भारत में रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? अब देखिए, रेल लाइन का निर्माण जब रेल लाइन बिछाया जाएगा तो किसके किसके बीच में हुआ था? बम्बई और ठाणे के बीच में। इसके पहले अंग्रेज अपने यहाँ रेल लाइन बिछा चुके थे, तो 1856 में बम्बई और ठाणे के बीच में ये बिछाए थे। अगला क्वेश्चन कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से एक कानून के रूप में लॉर्ड डलहौजी का हेल्प लेके इसको लागू कराया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया? अब कुशासन का मतलब यानी कि अच्छा शासन नहीं हो रहा। तो अवध ऐसा स्टेट था जो वहाँ के जो नवाब थे वो बहुत ही लोकप्रिय नवाब थे, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं लग रहा था जिसके कारण अंग्रेज हटा सके। तो किसका लगाए थे आरोप? कुशासन का आरोप। और कौन लगाया था? डलहौजी। अभी जो पढ़े आप डलहौजी के बारे में, इसी ने ये आरोप लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है, जो मान्यता प्राप्त सबसे पहले वायसराय हुआ। देखिए, सबसे पहले हमारे देश में गवर्नर बने, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल के बाद से वायसराय बने। तो वायसराय की जो उपाधि मिली वो 1857 के बाद से मिली। तो हमारा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही माना जाता है। भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? कर्जन प्रशासन यानी कि कर्जन जो वायसराय था उसकी तुलना अंग्रेज से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने औरंगजेब के शासन की तुलना से किसको सुशोभित किया? कर्जन के प्रशासन को, क्योंकि कर्जन भी हिंदू मुस्लिम और धार्मिक उन्माद को फैलाने में सबसे आगे था, और औरंगजेब भी धार्मिक उन्माद को फैलाने के कारण ही वो ज्यादा प्रचलित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी कर्जन द्वारा, मिंटो द्वारा, डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। आप लोग मिंटो नहीं मारेंगे, क्योंकि भले ही मिंटो कानून लेके आया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले बंगाल का विभाजन किया और इसमें फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है का मतलब कौन सुमेलित नहीं होता? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत, वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो उच्चतम निष्क्रियता जो ये इसमें सुमेलित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लेके आया था और वेलेस्ली सहायक संधि लेके गया था, और लॉर्ड डलहौजी व्यापक यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लेके आया था। तो ये तो तीनों सुमेलित है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना का बात कर रहा है तो ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में? अब देखिए, प्रथम जनगणना का बात कर रहा है इसीलिए लॉर्ड मेयो होगा। अगर प्रथम मतलब ऑफिशियल रूप से जो कंप्लीट जनगणना माना जाता है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से माना जाता है 1881 में। लेकिन
स्टार्ट सबसे पहले कौन किया था? मेयो ने, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए स्टार्ट पूछा है तो हम लोग लॉर्ड मेयो ही मारेंगे। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई। जो कहाँ हुआ था इसकी हत्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास में इसकी हत्या की गई थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? यानी कि सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किस क्षेत्र को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मदद से मिलाया था? तो वो क्षेत्र था सतारा। झांसी को भी मिलाया, संबलपुर को मिलाया, लेकिन सबसे पहले मिलाया सतारा को। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? दीर्घकाल यानी कि सबसे लंबा वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद आपको पता है कि ये न्याय से संबंधित था, तो इसमें का आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। यानी कि इसमें ये था ना कि भारतीय न्यायिक जो जज होंगे वो भी यूरोपियों को सजा सुना सकते थे, यानी यूरोपियों के मामलों को सुन सकते थे, जिससे कि एक समानता स्थापित हो सके। लेकिन इस विवाद के कारण रिपन को विरोध झेलना पड़ा और ये वापस ले लिया गया। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जो आज हम पंचायती राज देखते हैं, वो किस बेसिस पे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ही ऐसे वायसराय थे जो स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले भारत में लागू किए थे, आधुनिक भारत में। इसके पहले भी आप चोला साम्राज्य में स्थानीय शासन को देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कुटु को सही से उत्तर कीजिए। क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्लाइव हो जाएगा आपका ए का थ्योरी। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव सही है। बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा, विलियम बेंटिक उस समय जब था तो लॉर्ड मैकाले के माध्यम से लाया गया। चार्ल्स मेटकॉ, प्रेस से प्रतिबंध हटा, ये भी सही है। कर्जन, बंग विभाजन किया, तो ये चारों क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? पुरातत्व यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये जो कर्जन के काल में हुई थी 1904 के आसपास में, जिसके कारण भारत में सर्वेक्षण किया गया और बहुत सारे स्थलों को खोज किया गया। इनमें से किस गवर्नर जनरल को सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लाने के लिए इस्तेमाल की गई थी? आपको पता है कि मिंटो ने 1909 में एक पृथक निर्वाचन प्रणाली लेकर आया था, जिसमें मुस्लिम धर्म के जो भी निर्वाचित सदस्य थे वो मुस्लिम के लोगों से ही वोट किए जाएंगे और उनके क्षेत्र स्पेसिफिक बना दिए गए। तो इसके कारण ये माना गया है कि भारत दो धर्मों में विभाजित हो गया, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में ये लोग बांट दिया, और इसी का परिणाम हुआ कि भारत से आज पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश भी बना पाकिस्तान से हटकर, यानी कि भारत में ये लोग नहीं मिल पाए। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया? आपको पता है कि कलकत्ता राजधानी 1911 में बनी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कुट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए, चूक का सिद्धांत यानी हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अभी बताया, डलहौजी था। बंगाल का विभाजन कर्जन किया और बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव द्वारा और वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको समाप्त किया गया। और सामाजिक सुधार बेंटिक को माना जाता है, क्योंकि सती प्रथा को समाप्त करने में बेंटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो इसलिए ये सुमेलित है। आपको बस इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करने के लिए देखते रहना है, जो भी आप पढ़े हैं उसको शुरुआत से फिर आप याद कर सकते हैं। लॉर्ड डॉफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। डॉफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी?
1885 में कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण भारतीय घटना है जिसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक अस्थायी रूप से नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था का निर्माण हुआ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। किसको मान्यता प्राप्त प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद से आया क्वेश्चन, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ये बंद हो गई और इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? इंग्लैंड में। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से। और जमींदार अस्थायी बंदोबस्त लेके आए और किसानों को कर के माध्यम से बहुत ही तकलीफ पहुंचाई। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करने में 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसके माध्यम से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक अधिकार को समाप्त कर और भी कंपनियों को मौका दिया गया जो भारत में व्यापार कर सके। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। रैयत यानी कि किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। तो ये कहाँ प्रारंभ की गई थी? किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा। और ये रैयतवाड़ी प्रथा सबसे ज्यादा कहाँ प्रभावित थी? साउथ इंडिया के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अभी बताएं, मद्रास और साउथ में कौन क्षेत्र आ जाएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले प्रारंभ की, उसके बाद से साउथ इंडिया में प्रारंभ किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको हम जो ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, जो हमारे इकोनॉमिक जो उस समय के क्षेत्र थे उसमें बहुत ही अच्छा काम किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे सिपाही थे, किस बटालियन के सिपाही थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, जो बंगाल में ये बटालियन थी, इसके सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो दिसंबर 1856 में इसको। इसके पहले जो राइफल मिलता था उसमें कारतूस दांत से नहीं खींचा जाता था, लेकिन इस इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस, इनफील्ड जो राइफल को हटा के दूसरा शामिल किया गया था, उसमें चर्बी वाले कारतूस लगाए थे और उसको दांत से खींचा जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावी हुए और उनके धर्म में ये मान्य नहीं था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ उसका पहला तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। और ये जो फैलाया गया 1857 में जो लड़ाई हुआ था, जो विद्रोह हुआ, उसमें ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण था जिसके कारण ये 1857 का तत्कालिक कारण बना। और ये देखिए, तत्कालिक कारण में यहाँ पे हम लोग सैनिक असंतोष भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। तो ये भी एक कारण बन सकता है, तत्कालिक कारण, जो चर्बी वाले कारतूस माने जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से बी आंसर होगा। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर छावनी में हुई थी, 34वीं बैटल से। देखिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी दिया जाता था और जो इसको स्वीकार करता था, माना जाता था कि वो युद्ध के लिए तैयार है, विद्रोह करने के लिए तैयार है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 में।
और 10 मई से यहाँ से प्रारंभ हुई। 10 मई के बाद से 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 11 मई के बाद से पूरे लगभग भारत में 1857 की क्रांति फैल गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अभी बताएं कि 10 मई को मेरठ और 11 मई को दिल्ली और 11 मई को बहादुर शाह जफर को देश का राजा घोषित किया गया और भारतीय शासक के रूप में स्थापित करके लड़ाई लड़ने का कोशिश किया गया। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों को किसे पुनः अधिकृत किया? सबसे पहले दिल्ली में ही शासन स्टार्ट हुआ था सैनिकों के द्वारा जफर मोहम्मद शाह जफर को राजा बना के, तो इसीलिए सबसे पहले ये कहाँ कब्जा किए? अंग्रेज दिल्ली में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का। किसका? हीरोज का। और हीरोज ने कहा था कि भारतीय 1857 के विद्रोह में एक ही मर्द से पला पड़ा है जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। इन विद्रोहियों में एक ही मर्द है जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में जो विद्रोह बढ़ा वो बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल अवध में। कहाँ पूछा है? अवध में। और झांसी में पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई और अवध में पूछे तो बेगम हजरत महल। कौन सी महिला थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में किसने किया था? हजरत महल ने। अवध बोले या लखनऊ बोले, क्योंकि अवध और लखनऊ क्या था? उसकी राजधानी थी, तो हजरत महल इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। कौन था? मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से थी? अवध से। कहाँ से थी? अवध से। और अवध से जो सैनिक थे वो ज्यादा से ज्यादा सैनिक भारत थी उस समय अंग्रेजों के सेना में शामिल थे और अवध को ही कुशासन के आरोप में हड़प लिया गया, जिसके कारण अवध के सैनिक क्या हो गए? भड़क गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे। और ये कानपुर से नाना साहेब जो थे उनके नेतृत्व में ये विद्रोह किए थे और तात्या टोपे इनके साथ थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। कहां से किया था? बिहार से। निम्नलिखित में से किसने 1857 को अंग्रेजों से संघर्ष किया? मौलवी अलमदुल्ला, मौलवी इंदुल्ला, मौलवी फजलुल खरीदवार, नवाब लियाकत अली। तो शहादत खान कौन थे? मौलवी नवाब लियाकत अली तो थे ही और उसके बाद से शहादत खान भी थे, फजलुल हक थे, शहादत खान भी थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर फजलुल हक। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। क्यों? क्योंकि गालिब जो थे मोहम्मद शाह जफर जो उस समय के मुगल का अंतिम बादशाह थे, मोहम्मद शाह जफर जिनको जफर भी बोला जाता था, जो जफरी शायरी अपनी उनके लिए प्रसिद्ध थी, तो उन्हीं के दरबार में कौन शायर थे? गालिब। तो गालिब ही देखे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की? तो अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया। किसने किया? ग्वालियर के सिंधिया ने। और उस समय का जो वायसराय था केनिंग का एक वक्तव्य भी है कि अगर सिंधिया हमारे साथ नहीं होते तो हमारे जो बोरिया बिस्तरा है बहुत ही जल्द यहाँ से भारत से बंद कर विदेश लौट जाती। तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थ रहे। तो क्या रहे? तटस्थ रहे। इसका कारण था कि 1857 का विद्रोह जो था वो सामंतवादी
और जमींदारी प्रथा को अपने व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए ज़्यादातर जमींदार और नवाब इसमें शामिल थे। तो इसीलिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह में जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे वो तटस्थ हो गए थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम ऑस्टिन था। कौन था? पाम ऑस्टिन, आपको याद रखना है। और चर्चिल कब था? 1947 में, और 1857 में पाम ऑस्टिन। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा, क्योंकि कैनिंग ही 1857 के विद्रोह के समय वायसराय था, गवर्नर जनरल, और बाद में वायसराय बना। आधुनिक इतिहास जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन से इतिहासकार हैं जो 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई बोला था? वो थे बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित है? शहादत खान। ये गलत आंसर है यहाँ। ये भारतीय फौज के नव संगठन को आयोजित करता है पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। पील आयोग के मदद से भारतीयों के संगठन, सैनिक संगठन को क्या किया गया? सुदृढ़ किया गया, और इसमें सैनिक संगठन में अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या बढ़ाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कुका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? पागल पंथ एक संगठन था जिसकी स्थापना करम शाह ने किया था। किसने किया था? करम शाह ने किया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे, आपको पता होना चाहिए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके ऊपर आनंद मठ की कथा आधारित है। नील दर्पण नाटक कौन लेखक थे? तो दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ। बाद में इनके पुत्र इसके नेता बने। रामोसी विद्रोह की सही रूप से भौगोलिक इलाके में हुआ था, किस इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी भारत में हुआ था, और पश्चिमी भारत में पश्चिमी घाट में हुआ था, मलाबार तट के आसपास में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम, अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? निम्नलिखित में से कौन से फराजी विद्रोह तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामोसी विद्रोह, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद जनजाति। कौन सी जनजाति थी जो मानव बलि के निषेध को विरोध कर दी? ओदी खोंद। बगेरा विद्रोह कहाँ आयोजित हुआ? बगेरा विद्रोह आयोजित हुआ था बड़ौदा में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। और बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव चारों भाइयों ने, और झामो और फूलो इनकी बहन थी, ये भी इनमें सम्मिलित थी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो भगवान बिरसा मुंडा थे। उलगुलान विद्रोह जिसको बोला जाता है, भगवान बिरसा मुंडा थे। कुक्का आंदोलन का किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। और ये कहाँ, कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। एक धार्मिक और जाति को समाप्त करने के आंदोलन था जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मलाबार तट पे हुआ था। कहाँ हुआ था? मलाबार तट पे। ताना भगत आंदोलन उराव के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में प्रारंभ हुआ। ताना भगत आंदोलन उराव ने किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हमको 1914 नहीं लग रहा, ये 1922 होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर 1922 होना चाहिए।
चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो था 1854 में लाया गया था, वो किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। इसी के माध्यम से हमारे देश में 3 विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे, जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए थे। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के सहयोग से और एक अंग्रेज के सहयोग से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस विकास पे? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पे हंटर आयोग के रिपोर्ट में जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने किया था, कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद से बंग भंग आंदोलन चलाया गया और उसी के बाद 1906 में ये काम किया गया। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा के लागू करने से संबंधित है, जो 1934 में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किए थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, 1835 नहीं, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से 1813 में सबसे पहले 1 लाख रुपया दिया गया था कि भारतीय शिक्षा पे खर्च किया जाए। तो ये आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। हम पीछे बताए थे यहाँ पे कि लॉर्ड मैकाले से संबंधित। चलिए 1813 का उसको ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? अभी बताए हैं, चार्टर अधिनियम 1813। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैवेंडिश बेंटिक जिसका नाम था। और किसने प्रारंभ किया था? मैकाले द्वारा प्रारंभ किया गया था, लागू किया गया था। और उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने मराठी और केसरी नामक पत्र जारी करते थे, जिनमें अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही राष्ट्रवादी भाषणों और कहानियों को लिखते थे, जिसके कारण इन्हें बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था, यानी कि लागू किया था? तो लिटन ने लागू किया था और इसको रिपन ने खत्म किया था, मेटकॉफ ने खत्म किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो प्रेस सेंसरशिप वेलेजली द्वारा लागू किया गया था। इसमें कोई भी चीज को प्रेस करने से पहले अंग्रेजों से उसे बताना पड़ता था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में इसको समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस किसने रद्द किया था? तो रिपन ने। रिपन एक सुधारवादी गवर्नर जनरल था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी। कौन दिया था? केसरी। और इनका एक समाचार और पत्र था जिसका नाम था मराठी। क्या नाम था? मराठी नाम था। क्या नाम था? मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार किसने प्रकाशित की थी? तो राजा राम मोहन राय। और इनका और भी पत्र था जिसमें, और ये लगभग 7 भाषाओं के ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था? तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो महिला उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किए। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? पूछा है तो उर्दू में नहीं छपता था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छपता था, लेकिन उर्दू में नहीं छपता था।
अगला क्वेश्चन है कि एक साप्ताहिक के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया गया था, तो होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था न्यू इंडिया का शुभारंभ। और न्यू इंडिया किसका पेपर न्यूज़पेपर था, तो एनी बेसेंट का था। किसका था? एनी बेसेंट का था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो हिंदू पेट्रियट। कौन था? हिंदू पेट्रियट, जो पहली बार इंग्लिश भाषा में प्रसारित किया गया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी। तो हरिजन जो शब्द का निर्माण किए थे वो कौन किए थे? गांधी जी किए थे। चलिए यहीं तक हम लोग आज देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद से एनिसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री को मिला के एक मैराथन वीडियो आएगा, और उसके बाद से अगला पॉलिटी, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर, ऐसे हम लोग करके